हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवाने वाली हूँ। ठीक है, उसके साथ मैं आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन साथ साथ में समझाने वाली हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पेज। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। देयर आर टू वर्ड्स, दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ब्रीदिंग क्या है बेटा? ब्रीदिंग एंड सेकंड वर्ड इज रेस्पिरेशन। कौन सा? रेस्पिरेशन। कौन सा वर्ड? रेस्पिरेशन। देखो, नॉर्मली हम ब्रीथिंग किसको बोलते हैं? दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे मतलब? दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। कौन सी गैस है जो हम इनहेल करते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट डू वी इनहेल एंड व्हाट डू वी एक्सेल? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करेंगे। थ्रू किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? लंग्स के थ्रू। तो जो सिंपल एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस है, दैट इज ब्रीदिंग। वो क्या है? ब्रीदिंग। तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, उनकी फोर्स लग रही है। ठीक है, ये जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है। और अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन में क्या है? दैट जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, एंड उसके बाद उस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स टिश्यूज यूज करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। मैं बताऊंगी आपको क्यों करते हैं ग्लूकोज का। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है बेटा, इनके ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हम डेली एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, वो एनर्जी हम वहाँ पे यूज करते हैं। क्या करते हैं? उस एनर्जी को वहाँ पे यूज करते हैं। तो जो वो एनर्जी बनती है, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट भी तो उसमें से बनेगा ना। अगर कोई चीज हम ले रहे हैं, उससे कोई चीज बना रहे हैं, तो ये तो जायज है कि कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। इफ वी आर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर obtaining energy, for making energy, then there will be a waste product which is कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है वो? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्वोलाई to tissues, and then there will be a chemical reaction from which we will obtain energy। ठीक है, उसके बाद there will be a waste product। ठीक है, at the end of the reaction, उसके बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलाई। बेटा, ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हमारे सेल्स में भी केमिकल रिएक्शन हुई कुछ ड्यूरिंग, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ट्रांसपोर्ट करके एल्वेलाई तक भेजा, वहां पे भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई। तो दैट केमिकल रिएक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या थी बेटा? सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसमें हमारे लंग्स लंग्स में एक कॉन्ट्रेक्शन होती है, फोर्सेस लगती है, कुछ मसल्स काम करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा, जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उस रिएक्शन से, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? एक मेनली फिजिकल प्रोसेस है। क्या बेटा? फिजिकल प्रोसेस है एक तरह का। एंड रेस्पिरेशन क्या है? एक तरह का हमारे पास केमिकल प्रोसेस। कौन सा है बेटा? केमिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं आपके पास लाइंस रीड करने वाली हूँ। दैट as you have read earlier, oxygen is utilized by organisms to indirectly break down simple molecules into glucose। क्या है बेटा? As you have to break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, ठीक है, to derive energy to perform various activities, carbon dioxide which is harmful is also released ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि वी इनहेल ऑक्सीजन। क्यों इनहेल करते हैं? क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम खाना खाते हैं। ठीक है बेटा, हम खाना खा रहे हैं, हम बोलते हैं खाना खाना जरूरी है, एनर्जी
बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि जो हम डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी उन्हीं चीज़ों में यूज हो रही है। हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कुछ खेल रहे हैं, जो भी एनर्जी हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो इसी खाने की वजह से हो रही है, जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। अब वो खाना जब हम खाते हैं बेटा, तो वो खाना हमारे बाद में सेल्स में वहां पे टूटता है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वहां पे टूटता है, देन वो सेल्स तक पहुंचता है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचता है, वो प्रोटीन्स की फॉर्म में पहुंचता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स टूट के आगे क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में पहुंचता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स से आगे बेटा टूट के बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचेगा। फिर आगे हम फैट्स खाते हैं, तो फैट्स टूट के क्या बनाएंगे, फैटी एसिड्स बनाएंगे, तो वो हमारे सेल्स तक पहुंचेगा। अब सेल्स तक जो ये चीजें पहुंची हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स पहुंचे हैं, इनको भी आगे तोड़ा जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। क्या किया जाता है बेटा, इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन की जाती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ऑक्सीडेशन के लिए इनको क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। इनकी जो ऑक्सीडेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्यों की जाती है, क्योंकि इसी से हम क्या डिराइव करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, इस केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। और साथ में क्या होता है, एक हार्मफुल प्रोडक्ट निकलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है इफ इट इज नॉट एक्सेल्ड एट टाइम, ठीक है। अगर हम इसको टाइम पे ही नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो टाइम टू टाइम जब ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, अ, हमें एनर्जी, साथ में हम कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, हमें 24 आवर्स हमें क्या है कि एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। 24 आवर्स हमें एनर्जी चाहिए, तो 24 आवर्स के लिए हमें ब्रीथ करना पड़ता है, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो लगातार वो केमिकल रिएक्शन चलती है। केमिकल रिएक्शन चलेगी तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अब मैंने क्या बताया कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर वो बॉडी में ही रह जाती है, तो उसको निकालने का प्रोसेस भी साथ साथ में चलता है। तो हम साथ साथ में ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करेंगे, साथ साथ में निकाल लेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तभी ये बोलते हैं कि बेटा ब्रीदिंग अगर स्टॉप हो जाती है तो इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी हमें, जो टाइम टू टाइम हर टाइम एनर्जी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, उसको निकाल नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी बेटा, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि लिविंग बीइंग के लिए बहुत जरूरी है, एक चलता रहने वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको, ठीक है, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, एनर्जी डिराइव करने के लिए ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। आगे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इट इज देयर फॉर, क्या है बेटा, इट इज देयर फॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी continuously प्रोवाइडेड टू cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऑक्सीजन को हमें लगातार प्रोवाइड किया जाता है, हमारे सेल्स को, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उसको साथ साथ में निकाला जाता है, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग भी बोलते हैं और रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, लेकिन ब्रीदिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और साथ में रेस्पिरेशन क्या है वो भी मैंने आपको क्या कर दिया, साथ साथ में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आपको पढ़ूंगी। अब यहाँ पे बेटा देखिए, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। आप कभी भी ब्रीद कर रहे हो तो अपने चेस्ट पे हाथ रखिएगा, जैसे अभी रखोगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है, ठीक है। तो असल में मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, क्यों हमारी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन मूव करती है, ऐसा क्या प्रोसेस अंदर चलता है ऑक्सीजन लेने के टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के टाइम, इनहेलेशन के टाइम और एक्सहेलेशन के टाइम, ऐसी क्या मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से हम ऐसा फील कर पाते हैं बाहर से, वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। किसमें पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उससे पहले हम पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, हमारे पास कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है बेटा, दैट इज लंग्स। क्या प्रेजेंट है हमारे पास, लंग्स, सो दैट वी कैन ब्रीथ प्रॉपरली, ओके। हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। सिमिलरली अगर हम देखें फिशेस में, हमने नॉर्मली मतलब कि हमारे बारे में और फिशेस के बारे में तो छोटे होते से पढ़ा है दैट फिशेस हैव गिल्स,
इन ऑर्डर टू डू रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए फिशेस के पास या कोई भी एक्वेटिक एनिमल होता है बेटा, उनके पास मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन, किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम उनसे भी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। अब जैसे देखिए, हमने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, ठीक है। एनिमल किंगडम में बेटा हमने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े होंगे। प्रिमिटिव फाइलम से कॉम्प्लेक्स, जैसे प्रिमिटिव हो गया, बहुत ही सिंपल फाइलम से कॉम्प्लेक्स फाइलम्स आते गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आते गए। तो वैसे ही जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स थे वो भी कॉम्प्लेक्स होते गए, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को संभालने के लिए जो ऑर्गन होना चाहिए वो भी कॉम्प्लेक्सिटी से ही काम करेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप समझिए, जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतने ही सिंपल तरीके वाला क्या होगा, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसका उतना ही सिंपल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitats and level of organization। देखो, ब्रीदिंग की जो, देखो बेटा मैंने क्या बताया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ, 2 मिनट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मेनली डिपेंड, ठीक है। जो उनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, वो मेनली किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किस चीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पे डिपेंड करेगा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। अब इस पे, ठीक है, हैबिटेट का मतलब क्या है कि अगर पानी में रहते हैं तो मोस्टली उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अलग तरीके का रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। हम लैंड पे प्रेजेंट है तो लैंड वाले पे क्या प्रेजेंट होगा, मेनली हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम हो सकता है। लाइक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, क्यूटेनियस मतलब वो स्किन से रेस्पायर करेंगे, लंग से रेस्पिरेशन होती है ना, ठीक है। अलग अलग मतलब तरीके होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बिल्कुल यूनिसेलुलर है, सिर्फ सेल से, यूनिसेलुलर भी नहीं बोलूंगी, जैसे हाँ यूनिसेलुलर है तो उनका अलग बिल्कुल ही सिंपल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा, सिंपल ऑर्गन प्रेजेंट होगा या ऑर्गन होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद अगर मल्टी सेलुलर आ रहा है, मल्टी सेलुलर भी टिश्यू लेवल नहीं है उसका, सिर्फ सेलुलर लेवल है, तो उसमें उस तरीके का ऑर्गन प्रेजेंट होगा। उसके बाद टिश्यू लेवल आ रहा है बेटा, तो टिश्यू लेवल वाले में उस हिसाब से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। उसके बाद ऑर्गन लेवल है, ठीक है। ऑर्गन लेवल में देखो, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है बेटा। ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। क्या फॉर्म करेंगे वो, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है बेटा। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, उनमें अलग तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, वो सिंपल तरीके का होगा। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे, डिफरेंस उनमें आएगा, ठीक है। साथ में मैंने क्या बोला कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस आएगा। लाइक पानी में है, एयर में प्रेजेंट है ना, एयर में है, लैंड पे है, तो अलग अलग मतलब के अलग अलग हैबिटेट की वजह से भी उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो वेरी करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर का मतलब है जो सिंपल इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। हम इंसान, हम मैमल्स, फिशेस, ये बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड हो गई बेटा, एम्फीबियंस हो गए जैसे हमारे पास फ्रॉग हो गया, ठीक है। ये सारे जो हम किसके अंडर आएंगे, हम आएंगे वर्टिब्रेट्स के अंडर, है ना। एनिमल किंगडम के अंदर तो इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं और वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में हम सब आ गए, इनवर्टिब्रेट्स में जैसे आगे सिलेंट्रेटा, स्पॉन्जिस आ गए बेटा, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में जैसे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, मॉस्किटोस, ये सारे ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आ गए। क्या हो गए, सारे इनवर्टिब्रेट्स, क्या आएंगे सारे ये बेटा, इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स में लोअर इनवर्टिब्रेट्स में भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सबसे लोअर इनवर्टिब्रेट सबसे पहला कौन होता है, स्पॉन्जिस। द मोस्ट प्रिमिटिव इन फाइलम इन एनिमल किंगडम इज, क्या है बेटा, स्पॉन्जिस है। क्या बोलेंगे, कौन सा, पॉरीफेरा फाइलम, ठीक है। उसके उसमें कौन से जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन से आते हैं, दैट इज स्पॉन्जिस, ठीक है। स्पॉन्जिस आएंगे। अब स्पॉन्जिस क्या होती है, लोअर इन्वर्टिब्रेट, सबसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक स्पॉन्जिस। उसके बाद आते हैं सिलेंट्रेट्स, है ना। फिर बेटा फ्लैट वॉर्म्स आ गई। फ्लैट वॉर्म्स जिस उसके अंडर रहेंगे, जिस फाइलम के अंडर रहेंगे, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस। कौन सा फाइलम होगा बेटा वो, दैट इज
प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। अब इन फाइलम्स के अंडर ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है। सिलेंट्रेट्स हो गए, ये भी एक फाइलम है, ये भी काफी प्रिमिटिव फाइलम है। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन से होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा बेटा, फ्रॉम द एंटायर बॉडी सरफेस। इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। इनमें क्या होगा, बॉडी सरफेस से सिंपली, इतना इनका कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता बेटा, ठीक है। अगर एक सेल है, मान लो ना, एक सेल लगा लो, ये सिंपल, बिल्कुल इतना सिंपल ऑर्गन है, सिंपल कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें रेस्पायर करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो अपनी बॉडी सरफेस से भी यहाँ से सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपल करेंगे तो हर बॉडी पार्ट को इनके जो है ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी, रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। इनको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है। कितना इजी है, यहाँ से रेस्पायर करना, यहाँ से रेस्पायर करना। रेस्पायर कर रहे हैं तो इजीली पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा, ऑक्सीजन इजीली रेडिली अवेलेबल होगी इनके लिए। इनको कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अंदर। उनको कोई इतना स्पेशल सिस्टम नहीं चाहिए कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आपस में वो एक्सचेंज हो, या कोई और को इनके पास स्पेशल सिस्टम हो जिसके वजह से ऑक्सीजन हर जगह प्रोवाइड की जाए। इतनी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी कि बॉडी सरफेस से ही ये बहुत इजीली अपना हर पार्ट तक ऑक्सीजन अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। इनमें ये चीज आ गई। अब इसके बाद अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स किसके आ गया बेटा, थोड़ा उससे आगे वाला फाइलम आ गया, ठीक है। अर्थवर्म्स में क्या आ गया, सिंपल आगे वाला फाइलम आ गया। आगे वाले फाइलम अर्थवर्म्स किसके अंडर आता है, दैट इज अंडर फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के अंडर आता है बेटा। इनमें क्या होता है कि ये अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं बेटा, क्यूटिकल से रेस्पायर करेंगे। ऊपर वाला जो स्किन का पार्ट होता है दैट इज क्यूटिकल, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल होता है इनका, ये उससे रेस्पायर करते हैं। तो इनकी जो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, अगर देखा जाए, दैट इज क्या बोलेंगे, क्यूटिकल से करते हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, जैसे मैंने बताया, देखो बेटा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हो गए, जैसे मॉस्किटो हो गया, अपने बटरफ्लाईज होगी। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा बेटा, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होगा। ट्रेकियल सिस्टम का मतलब है जैसे हमारे ट्रेकिया है, ठीक है बेटा। तो इनका क्या होता है, जैसे माउथ से लेके ये ट्रेकिया, अगर ट्रेकियल सिस्टम में बोलूँ, इतना सा यार ट्रेकियल सिस्टम होगा, यही यहीं से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। ये ट्रेकियल सिस्टम से ही सिंपल, इनको कोई लंग्स की जरूरत नहीं है कि वहां पे कोई एल्वियोलाई प्रेजेंट हो, ठीक है बेटा। सिंपल यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनका हो रहा है, जो कि पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। इनको भी इतना इनका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे ज्यादा इनको कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इनको इतनी ज्यादा जरूरत पड़े उस चीज की। अब इसके बाद स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स वाली रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकियल रेस्पिरेशन। बेटा कौन सी रेस्पिरेशन होती है, दैट इज ब्रेकियल रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन होगी, दैट इज ब्रेकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज ब्रेकियल रेस्पिरेशन। तो वेस्कुलराइज्ड क्यों बोला है, कि प्रॉपर वेस्कुलराइज्ड होते हैं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई उनको प्रेजेंट होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, दैट आर गिल्स, ठीक है। ये किन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स। अब गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। फिशेस में भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, गिल्स ही प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा वेस्कुलराइज्ड बैग्स, लंग्स को क्या बोला गया है, वेस्कुलराइज्ड बैग्स। क्या बोला है, वेस्कुलराइज्ड बैग्स। दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगी वो कौन सी रेस्पिरेशन होगी बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन होगी, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। अमंग वर्टिब्रेट्स। अब ये तो बात हो गई सारी इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। ये बात हुई थी बेटा सारी इनवर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में जिसमें हम आते हैं, फिशेस आती हैं, रेप्टाइल्स आती हैं बेटा, एम्फीबियंस आते हैं, ये सारे किसके अंडर आएंगे, वर्टिब्रेट्स। अब इनमें कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, इनमें कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन, कौन कौन से होते हैं, दैट इज
फिशेज क्या यूज करते हैं बेटा, गिल्स यूज करती है ना। वेयर एज एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस का मतलब, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बोथ का मतलब है जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं बेटा, जो लैंड पे भी रहेंगे पानी में भी रहेंगे, ठीक है, दैट आर एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में मैंने आपको बताया जैसे लिजर्ड आ गई, ठीक है, क्रोकोडाइल आ गए, किसके अंडर आएंगे, सारे जो क्रॉल करके चलते हैं मोस्टली। रेप्टाइल्स क्या होता है कि जो क्रॉल करके चलेंगे, दैट आर रेप्टाइल्स, है ना। किसके अंडर आएंगे बेटा, रेप्टाइल्स के अंडर आएंगे, जैसे लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होती है। किसके थ्रू होती है, इनमें लंग्स होती है। बट अगर आप देखिए तो एम्फीबियंस का मैंने क्या बताया, फिशेस तो गिल्स यूज करती हैं। मैंने आपको बताया कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स क्या यूज करते हैं, लंग्स यूज करते हैं। लेकिन एम्फीबियंस में मैंने क्या बताया कि बेटा वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। तो मैं डेफिनेट है कि उनमें कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन होगा जो बाकियों से अलग होगा, क्योंकि उन्होंने पानी में भी तो रेस्पायर करना है। चलो लैंड पे आए तो वो लंग से रेस्पायर कर रहे हैं, लेकिन अगर पानी में है तब भी तो उनको कोई मोड ऑफ रेस्पिरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, चाहिए ना उनको। तो उनके पास क्या होता है, लाइक फ्रॉग्स की अगर एग्जांपल ले बेटा, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, ठीक है, फ्रॉग की एग्जांपल ले, तो कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, अपनी मोइस्ट स्किन के थ्रू भी वो रेस्पायर कर सकता है, ठीक है बेटा। किसके थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है। और उनके पास और क्या प्रेजेंट होता है, उनके पास बेटा गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि वो ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी में भी जाना होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी करते हैं। और क्या करेंगे बेटा, और किस साथ में क्या करेंगे, दैट हम वो उनके पास लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या बोले करेंगे हमारे पास, तो जो लंग्स वाली रेस्पिरेशन, दैट पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वो वाली रेस्पिरेशन भी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट पेज है बेटा हमारे पास, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। अभी तक तो हमने सिंपल पढ़ा कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कैसे तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली उसमें हमने क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने ह्यूमंस के बारे में ही आगे जाके पढ़ना है बेटा। तो यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कहाँ से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, कहाँ से हम इनहेल करते हैं, जो एयर का पासेज है वो कहाँ से लेके फिर लंग्स तक जाता है, जो सारा पासेज है उसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। कहाँ से जाके लंग्स तक जाता है, लंग्स में भी कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिससे कि हम आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। हम इनहेल तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, ठीक है, जो निकल रही है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो वहां से ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है, वो पार्ट कौन सा है, ठीक है। वो सारी चीजें हम इस पैरे में डिस्कस करने वाले हैं, किसमें डिस्कस करने वाले हैं, हम इस पैरे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं पढ़ने वाली हूँ दैट वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक है बेटा, ये अपर लिप्स हो गए है ना, ये ये हमारे जो दो हैं जहां से हम रेस्पायर करते हैं, जहां से हम एयर को अंदर एंटर होने देते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे बेटा उनको, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है बेटा। ये दो क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, ठीक है बेटा, क्या है ये दोनों, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। अब वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पासेज। इसके बाद क्या आएगा बेटा, ये एक नेजल चैम्बर, आगे जाके एक नेजल चैम्बर में जाएगा, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एंट्री किसमें होगी बेटा, नेजल चैम्बर में होगी। नेजल चैम्बर से आगे, ठीक है, नेजल पासेज से, ये नेजल पासेज से नेजल चैम्बर में जाएंगे बेटा। नोस्ट्रिल्स के बाद हमारे ये आगे जाएगा, दिस इज द नेजल चैम्बर, है ना। एक कैविटी आएगी दैट इज कॉल्ड एज नेजल चैम्बर। वो कैविटी भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड होती है बेटा थ्रू नेजल सेप्टम। यहाँ पे एक नेजल सेप्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि कैविटी के नेजल कैविटी में दो, कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, नेजल सेप्टम क्या करेगी, नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, ठीक है बेटा।
अब ये जो दो नोस्ट्रिल्स है, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, नोस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। उसके बाद हमारे पास एक कैविटी आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर, ठीक है। नेजल चैम्बर आगे जाके यहाँ पे बेटा अगर हम लगाएं, बहुत ही इजी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो ये हमारा नोज है, ठीक है, यहाँ से नोज जा रहा है, दो नेजल वो आगे, ठीक है, नोस्ट्रिल्स आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारा माउथ, ठीक है, ये हमारा माउथ, ये नोस्ट्रिल्स, साथ में मैंने इनको बनाया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये हमारे पास थी चैम्बर, ये कौन सा था, नेजल चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे बेटा दो ओपनिंग्स, जहां से खत्म हो रहा होगा ये हमारा नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी जहां पे खत्म होगी, वहां पे भी दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी, दैट आर नेजल। अगर वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थी तो बेटा ये कौन सी होंगी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, कौन सी होंगी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है बेटा, ये कौन सी होंगी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होंगी, ठीक है। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल से जो नेजल कैविटी है वो खत्म होगी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये माउथ है बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा एरिया आएगा, ठीक है। दिस पार्ट, ये पार्ट आएगा जहां से एयर भी पास कर रही है, ठीक है बेटा, यहाँ से एयर पास करेगी, ठीक है, यहाँ से हम खाएंगे तो खाना पास करेगा, ठीक है बेटा, फेरिंग्स के थ्रू। तो ये जो पार्ट है जहां से एयर भी पास कर रही है, खाना भी पास कर रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्या बोलेंगे बेटा इस पार्ट को, फेरिंग्स बोलेंगे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। अब द पास फेरिंग्स, देखो बेटा मैंने क्या बोला, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, अ पोर्शन विच इज कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। मैंने आपको बताया कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, क्या है बेटा, कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, इसका है फूड एंड एयर का कॉमन पासेज है ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फेरिंग्स, क्या बोलेंगे, फेरिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है बेटा। अब ट्रैकिया की बात हो रही है, ये जो आ गया बेटा, ठीक है, हमारे ये नेक में दो ओपनिंग्स, दो पाइप्स होते हैं, ठीक है, दो पाइप्स होती हैं, सबसे आगे ये जो आगे प्रेजेंट होता है, यहाँ से ये जो जाता है बेटा, ठीक है, ये आगे प्रेजेंट होता है, दिस इज क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, क्या बोलेंगे इसको, ट्रैकिया, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया। और पीछे एक ट्यूब जाती है बेटा, दिस इज द इसोफेगस, क्या बोलेंगे इसको, इसोफेगस, है ना, क्या बोलेंगे, इसोफेगस, जो हम खाना खाते हैं उस खाने को जो लेके जाने का काम होता है, दैट इज ऑफ इसोफेगस, क्या बोलेंगे इसको, इसोफेगस। ये ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होती है बेटा, आगे हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। अब बेटा ये जो फेरिंग्स रीजन है, ठीक है, आगे ये फेरिंग्स रीजन ट्रेकिया में ओपन होता है, ये फेरिंग्स रीजन ट्रेकिया में, ये वाला जो रीजन है ये ट्रेकिया में ओपन होता है, किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू। यहाँ पे बेटा ट्रेकिया के ऊपर एक बॉक्स प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फेरिंग्स था, ठीक है, फेरिंग्स से हमारा यहाँ पे ट्रेकिया स्टार्ट हुआ, ट्रेकिया स्टार्ट हुआ तो बेटा ट्रेकिया, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रेकिया थ्रू लैरिंग्स, किसके थ्रू करेगा बेटा, लैरिंग्स के थ्रू करेगा। लैरिंग्स क्या है, ये एक बॉक्स है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है बेटा, क्या है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ठीक है बेटा, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, क्या बोलेंगे इसको, वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे। कार्टिलेज का बना होता है, एक बॉक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो भी मैं ये बोल रही हूँ, आप लोग आपस में बातें करते हैं, गाना गाते हैं, जो भी हमारी आवाज निकलती है, जो भी हम सुर निकालते हैं, किसकी हेल्प से निकलते हैं, दैट इज थ्रू, हमारा किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, किसके थ्रू है बेटा, लैरिंग्स के थ्रू। हम जब बोलते हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, हम जब बोलते हैं तो हमारी जो ये लैरिंग्स है इसमें कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा, क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। उनमें भी कुछ वोकल कॉर्ड्स नाम की स्ट्रक्चर होती है, वोकल कॉर्ड्स नाम की स्ट्रक्चर होती है, जो कि वाइब्रेट करती है जब हम बोलते हैं, ठीक है, बोल वो वाइब्रेट करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। वो साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से ही हम बोल पाते हैं। वो कार्टिलेज बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं आपस में तो एक साउंड निकलती है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो वो जो साउंड निकलेगी वो किसकी हेल्प से निकलती है, दैट इज कार्टिलेज,
जो वो बॉक्स है दैट इज कार्टिलेजिनस बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, दैट इज अ वॉइस बॉक्स। अब बेटा मैंने वोकल कॉर्ड की बात की है ना, अगर आपको मैंने एक नॉलेज के लिए बात बताऊं, तो वो जो वोकल कॉर्ड्स है ना बेटा, तो वो वोकल कॉर्ड्स हैं वो मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कभी भी आपने उनमें देखा होगा, यहाँ पे उनका एक ना एक रिज देगा, एक ना एक प्रोमिनेंस दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोमिनेंट होते हैं। वो वोकल कॉर्ड्स उनमें इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि उनमें उन वोकल कॉर्ड्स का बोला जाता है एडम्स एप्पल। क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल बोला जाता है बेटा उनको। जो वोकल कॉर्ड्स है उनमें क्या बोला जाता है उनको, एडम्स एप्पल। और मेल और फीमेल की इसीलिए वॉइस में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स है वो थिक होते हैं, ठीक है। मेल्स के वोकल कॉर्ड थिक होते हैं। आप अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई बहुत ही भारी चीज है, ठीक है, उसको नीचे पटक रहे हो, और एक बहुत ही हल्की चीज जैसे स्टील लगा लो, एक तरफ आप पूरा एक लोहे की कोई चीज लगा लो, स्टील लगा लो, आप नीचे दोनों को पटक रहे हो, तो तीखी आवाज किसकी आएगी और भारी आवाज किसकी आएगी? डेफिनेटली जो लोहा है उसकी भारी आवाज आएगी, और जो स्टील है, ठीक है, पतला है, उसकी तीखी आवाज आएगी। तीखी आवाज आएगी तो इट मीन्स उसकी पिच हाई होगी। अब विमेन में क्या होता है बेटा, उनमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थिन होते हैं, तो उनकी जो वॉइस होती है दैट इज हाई पिच्ड वॉइस होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो इन ऑपोजिट मेल्स देयर वोकल कॉर्ड्स आर लिटिल बिट थिक, ठीक है। लिटिल बिट भी नहीं बोलूंगी, इनके वोकल कॉर्ड्स बेटा थिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस लो पिच्ड वॉइस। क्या उनकी वॉइस कैसी होती है, लो पिच्ड वॉइस होती है, दैट इज हैवी वॉइस, दे प्रोड्यूस हैवी वॉइस, ठीक है। हैवी वॉइस होती है एंड दे हैव द लो फ्रिक्वेंसी इन देयर वॉइस ना, वॉइस में उनकी लो फ्रिक्वेंसी होती है एंड द एम्पलीट्यूड इज हायर देन इन फीमेल्स। फीमेल्स उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हायर होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया बेटा हमारे कार्टिलेजिनस बॉक्स की। कार्टिलेजिनस बॉक्स में भी तीन कार्टिलेजेस प्रेजेंट, सॉरी, छह कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन तीन पेयर्ड होते हैं और तीन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। जो अनपेयर्ड होता है वो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, ये एंटीरियर साइड होगी, ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर भी बेटा हमारे ट्रैकिया पे ही है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे होंगे, तीन एंटीरियर साइड पे होंगे। तो जो एंटीरियर साइड पे होते हैं वो तीन अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। सबसे पहला कार्टिलेज होता है एपिग्लोटिस, आपको बताऊंगी अभी एपिग्लोटिस क्या होता है। और दूसरा कार्टिलेज होता है जो आगे होता है बेटा, दैट इज थायराइड कार्टिलेज, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को क्या करता है, कंटेन करता है। मेन जो प्रोमिनेंस होती है बेटा उसी की प्रोमिनेंस होती है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज की हमारे प्रोमिनेंस होती है, ठीक है। तो उस जो मेल्स में होता है वो थायराइड कार्टिलेज ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज उनमें ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे उनकी प्रोमिनेंसी बनती है, वोकल कॉर्ड्स उनके थिक होते हैं, तो वो उनकी भारी आवाज होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कार्टिलेजेस के बारे में बताया कि एपिग्लोटिस कार्टिलेज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या काम करता है, ठीक है। एक होता है थायराइड कार्टिलेज, एक नीचे होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, जहां से वो हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा, जहां से ट्रेकिया स्टार्ट होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज से हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया एपिग्लोटिस, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ट्यूब स्टार्ट होती है बेटा, क्या होगा, दो ट्यूब स्टार्ट होंगी, नीचे एक ट्रैकिया और एक क्या होगी, इसोफेगस। क्या होगी, इसोफेगस। अब ये जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है दैट इज ग्लोटिस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ग्लोटिस। क्या बोलेंगे, ग्लोटिस। और ओपनिंग ऑफ इसोफेगस दिस इज गलेट। क्या बोलेंगे बेटा इसके ओपनिंग को, गलट बोलेंगे। अब ये दोनों ओपनिंग्स बेटा एक साथ पड़ी हुई है, ठीक है। अब इफ यू आर इनगल्फिंग और इफ यू आर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ फूड, ठीक है, हम कोई भी तरह का फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, तो बेटा वो यहाँ से यहाँ जाके इसोफेगस में ही क्यों जाता है, ट्रैकिया में एंटर क्यों नहीं कर रहा? अगर ट्रैकिया में एंटर कर जाएगा तो देर इज अ पॉइंट ऑफ एंट्री बट देर इज नॉट अ पॉइंट ऑफ एग्जिट इन आर लंग्स, ठीक है। लंग्स में अगर चला गया तो वहां पे एंट्री का पॉइंट तो है, लेकिन एग्जिट कोई कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी चीज हमारी ऐसी सॉलिड चीज हमारे लंग्स में चलेगी तो डेफिनेटली देर विल बी स्टॉपेज इन द एक्सचेंज ऑफ केसेस, ठीक है। हमारे ब्रीदिंग में एक स्टॉप लग जाएगा। ब्रीदिंग पे स्टॉप लग गया, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग पे स्टॉप लग गया तो आर सेल्स विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बेटा हमारी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, हम चोक कर जाएंगे। चोक करने का मतलब है कि एकदम से हमारी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ आफ्टर दैट, ठीक है। ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो बेटा
तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। इवेंचुअली वी विल बी डेड आफ्टर दैट। तो इसीलिए यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे फूड की एंट्री ना हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास एक नेचुरल एक चीज प्रेजेंट होती है, एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर बेटा। यहाँ पे हमारे जो ओपनिंग होती है दैट इज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसको, एपिग्लोटिस। तो बेटा जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड जब आएगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ओपनिंग है बेटा ये बंद हो जाएगी, एपिग्लोटिस पे एक फोर्स लगेगी, एपिग्लोटिस आगे की तरफ पुश होगा, वो ओपनिंग बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फूड है वो गलट में एंट्री लेगा, किस में एंट्री लेगा, गलट में, इसोफेगस में हमारे एंट्री लेगा, और बच जाएगा हमारा जो ट्रेकिया है वो फूड की एंट्री से बच जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो हमारा चोकिंग सिस्टम भी बचेगा, हम चोक करने से बच जाएंगे। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो ये एपिग्लोटिस है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉर द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लंग्स, ठीक है बेटा। लंग्स में एंट्री ना हो जाए फूड की, उस चीज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कैसे पढ़ाया, लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, ठीक है। समझ आया क्या बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस, कौन सा बेटा, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, किसमें, to prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity. अब इसके बाद मैंने क्या बताया, लैरिंग्स के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट होगा, ट्रेकिया स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। मिड थोरेसिक कैविटी तक यहाँ पे हमारी मिड थोरेसिक कैविटी तक बेटा ट्रेकिया की जो लेंथ होती है, ठीक है। ट्रेकिया स्टार्ट होगा हमारा लैरिंग्स के साथ, ये ट्रेकिया अगर स्टार्ट हो गया तो मिड थोरेसिक कैविटी तक इसकी लेंथ होती है। मिड थोरेसिक के बाद क्या करता है बेटा, ये डिवाइड करता है, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बाइफरकेट करेगा, डिवाइड करेगा आगे जाके दो ट्यूब्स में। 2 मिनट बेटा। तो मैं क्या बता रही थी कि हमारा जो ट्रेकिया है बेटा वो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है, ठीक है, वहां से वो बाइफरकेट करेगा इनटू अनदर ब्रांच, ठीक है। उसको आगे मैं बताऊंगी क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाइफरकेट सबसे पहले बताऊंगी कि बाइफरकेट कहाँ तक करेगा, बाइफरकेट करेगा बेटा, ये कहाँ पे बाइफरकेट करेगा, दैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कहाँ पे बाइफरकेट करेगा, एक लेवल आएगा जिसको बोलोगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा जो पीछे प्रेजेंट है, जो पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसके लेवल पे आके डिवाइड करेगा आगे की ब्रांचेस में, ठीक है बेटा। आगे की ब्रांचेस में डिवाइड करेगा, ये कौन सा बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद फिर से डिवाइड करेगा दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर फर्दर डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, फिर टर्शरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल टर्मिनल ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोज, देन टर्मिनल ब्रोंकियोज, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज। तो अलग अलग ब्रांचेस आएंगी, ठीक है। तो वहां से भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ब्रांच तक कौन सा सिस्टम कैसे चलेगा। फर्दर ये डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई आएगा, देन टर्शियल ब्रोंकाई आएगा, देन टर्मिनल ब्रोंकाई आएगा बेटा, देन इनिशियल ब्रोंकियोज आएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोज आएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ट्रैकिया के ऊपर बेटा एक छोटे छोटे रिंग्स प्रेजेंट होती है, दैट आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, रिंग्स प्रेजेंट होती है छोटी छोटी, है ना, कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं उनको। ये जो रिंग्स है बेटा ये सी शेप्ड रिंग्स होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है सिर्फ, ये सी शेप्ड रिंग्स होती है बेटा। क्यों प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, पूरी की पूरी प्रेजेंट क्यों होती है, क्योंकि हम जब रेस्पायर करते हैं तो हमारे ये जो पासेज होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है, एक्सपेंड करेगा और रिलैक्स करेगा, एक्सपेंड करेगा, रिलैक्स करेगा। तो इसकी कोलैप्स ना हो जाए, आपस में कोलैप्स ना हो जाए, उसकी वजह से हमारी जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो क्या होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है, उसको पकड़ के रखने के लिए। अब भी पूरी की पूरी पाइप पे क्यों नहीं होती, पूरी की पूरी ट्यूब पे एक सर्कल क्यों नहीं बनाती, सिर्फ शी शेप्ड क्यों होती है, क्योंकि अगर सर्कल बना लेंगे पूरा तो वो
एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो वो जो एक्सपेंशन रिलैक्सेशन है वो प्रोसेस नहीं होगा, वो एक ही जगह पे टिकी रहेगी, तो उस चीज में भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, ये हमारे ट्रैकिया पे प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, ईच आगे आया, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi. राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई आपको बताया राइट में और लेफ्ट में, ठीक है बेटा। जैसे ये हो गया राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है बेटा। आगे आगे जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो आगे आगे सारे ब्रांचेस पे प्रेजेंट रहेंगी। कहाँ तक प्रेजेंट रहेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले आगे बेटा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, देन बेटा टर्मिनल ब्रोंकाई। कौन सी आएगी? टर्मिनल ब्रोंकाई। अब टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद भी बेटा हमारे पास आएगा इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल स्टार्ट हो जाएगी और पतली हो जाएगी हमारी जो ट्यूब है, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल, ठीक है बेटा, टर्मिनल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गई बेटा। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आ गई। क्या आएगा? जो बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, दैट इज एल्वियोलाई। क्या होगी वो? एल्वियोलाई, ठीक है बेटा। अब दैट इज एल्वियोलाई, ठीक है बेटा। अब इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये पढ़िए साथ में, दैट ईच ब्रोंकाई, ठीक है, ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। आगे 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 डिवाइड होती जाएंगी, बहुत ही थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये डिवाइड करेगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और भी थिन हो जाएंगी, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलाई, और भी थिन होती जाएंगी। वो जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब्स हैं, वो और भी ज्यादा थिन होती जाएंगी जितनी आगे जाके डिवाइड होती जाएंगी। वो होता है ना, जो पेड़ के तने होते हैं, जितनी ज्यादा आगे उनके ब्रांचेस होते हैं उतने पतले होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। अगर पेड़ को भी हम देखें तो वैसे ही सिस्टम हमारा होता है, ये जो ट्रेकियल सिस्टम होता है सारा वैसे ही सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। The tracheae, primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchioles, ठीक है, initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. The each terminal bronchi give rise to a number of very thin irregular wall, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स की बात आई। इन्होंने क्या बताया, कहाँ तक हमारी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं? हमारी बेटा जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, दैट इज अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल। ट्रैकिया से लेके सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक जो होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आते आते ट्यूब इतनी ज्यादा पतली हो जाती है बेटा कि वो सपोर्ट नहीं कर पाती इस चीज को, है ना। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक सपोर्ट नहीं कर पाते हमारे जो ट्रकिया है उसको, ठीक है। बट जो हमारी जो पाइप है बेटा, जो उसको, वो जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो इतनी पतली होती है, ठीक है। उस पर कुछ मतलब ही नहीं बनता उनका। तो ये कहाँ तक प्रेजेंट होती है? दैट इज फ्रॉम ट्रैकिया अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। कहाँ तक प्रेजेंट होती है? सिर्फ ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होती हैं। और एक और चीज बता दूं बेटा, कि ट्रैकिया से, चलो वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. किससे सपोर्ट होते हैं? इनकम्प्लीट, जो सी शेप होती है, कंप्लीट नहीं होती, इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized structure
बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक वेस्कुलराइज्ड होती है, मतलब कि प्रॉपर उसको ब्लड सप्लाई होती है, उसके आसपास ब्लड वेसल्स इतनी होती है, इसलिए बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर कॉल्ड एल्वुलाई। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एल्वुलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स। प्रॉपर ये सारा ब्रांचिंग नेटवर्क है बेटा, ये प्रॉपर लंग्स में ऐसे प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये पूरा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है, देखो कहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। आगे आगे प्रेजेंट है बेटा, आगे जाके बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही हैं। ये प्रॉपर, ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, ये ऐसे 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 प्रॉपर ब्रांचिंग नेटवर्क बन रहा है बेटा। ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट है होता है, ये प्रॉपर किसको कंप्राइज करता है? एक लंग को कंप्राइज करेगा, लंग को प्रॉपर बनाएगा बेटा। प्रॉपर लंग में ये प्रॉपर ये सारा स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। प्रॉपर इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रॉपर ब्रांचिंग नेटवर्क प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स, लंग्स बनाते हैं बेटा ये, ठीक है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विच pleural fluid between them. It reduces the friction on lung surface. The outer pleural membrane is in the contact with the thoracic, is in the contact with the, देखो बेटा, is in the contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. इसके कांटेक्ट में लंग सरफेस। अगर यहाँ तक आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो लंग्स की वॉल है, सिंपल एक डायग्राम बनाऊं, ये देखो सिंपल एक लंग है, ठीक है। बाहर हमारे पास बेटा एक लेयर प्रेजेंट होती है, लंग्स, लंग्स के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, डबल डबल लेयर्ड होता है बेटा लंग। क्या होता है? डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, डबल लेयर होती है। अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं? दैट इज प्लूरल लेयर, प्लूरल लेयर बोलेंगे। अंदर वाली को क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा। क्या बोलेंगे बेटा? विसरल प्लूरा। और बाहर वाली को क्या बोलेंगे? पेराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे बेटा? पेराइटल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, बाहर वाली, अंदर वाली विसरल, बाहर वाली के आगे पेराइटल प्लूरा। इनके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा? प्लूरल कैविटी। इनमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे बेटा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है बेटा, जब भी कोई भी कंप्रेशन आता है, कोई भी हमें जर्क लगता है एकदम से, है ना, तो उस टाइम जो ये फ्लूइड होता है ना, ये हमें उस जर्क से प्रिवेंट करता है, एकदम शॉक लगने से। शॉक एब्जॉर्बर होता है ये, है ना, शॉक लगने से प्रिवेंट करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। और साथ में क्या होता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और आगे बेटा, इसके बाद द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका मतलब है कि ये देखो, इन्होंने बोला है कि ट्रैकिया से लेके बेटा, ट्रैकिया से लेके हमारा ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ये तो है कंडक्टिंग पार्ट। ये कौन सा पार्ट है बेटा? कंडक्टिंग पार्ट। और हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके बेटा एल्वियोलाई तक, ये कौन सा पार्ट होता है हमारा? रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। बेटा कंडक्टिंग पार्ट का मतलब है कि जहां से हमारी एयर कंडक्ट हो रही है, जो पासेज ऑफ एयर हो रहा है, सिर्फ उसका पासेज का काम है जहां से एयर का, दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट। जहां से सिर्फ एयर पास हो रही है, निकल रही है, जहां से वो कंडक्ट कर रहे हैं एयर को, दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट। लेकिन जहां पे वो एयर में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, जो पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे बेटा उसको? रेस्पिरेटरी पार्ट। वो किन किन में होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई, इन सब पार्ट्स में, मेनली एल्वियोलाई में होती है, लेकिन यहाँ इन दो पार्ट्स में भी स्टार्ट हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट्स व्हाई दीस थ्री पार्ट्स आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या बोलते हैं उनको? रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अब ये भी आपको पता होगा कि अगर ये तीनों पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट है, तो यहाँ पे थिन
एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, बिल्कुल पतला एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि वही एपिथेलियम से इजी हो सकता है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किसी चीज को एक्सचेंज करवाने के लिए बिल्कुल पतली लेयर चाहिए होती है, तो कौन सी एपिथेलियम की होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इन तीनों पार्ट्स में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा? स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा बेटा? स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वेमस भी कौन सा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है बेटा। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है द, ये बता, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, ये मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट करता है वो एयर को, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट है वो, ठीक है। एयर टू एल्वुलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen oxygen, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air, ठीक है बेटा। वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वहां पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन जो कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है, जहां से एयर यहाँ से लेके हमारा नीचे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो एयर कंडक्ट हो रही है, दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के क्या क्या काम होते हैं? एक तो क्या होता है बेटा, हमारे ट्रैकिया में एक सिलिया टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या होता है? ट्रैकिया में सिलिया टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और हमारे नॉस्ट्रल्स में भी, नेजल कैविटी में भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां पे, जो कि वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस थोड़ा बहुत स्क्रीट करते हैं, ठीक है बेटा। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, जो कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे जो हेयर होते हैं, यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिलिया प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे, वो उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा सिलिया है बेटा, वो ये आउटवर्ड, ये बाहर को इनकी वो जो बीड्स होती हैं ये बाहर की तरफ होती है, ठीक है बेटा। जब भी हमारे थ्रॉट में कोई कोई भी तरह का एयर पार्टिकल चला जाता है, उसको म्यूकस जो है वो ट्रैप करेगा, और सिलिया के थ्रू, ये आउटवर्ड मूवमेंट के थ्रू, इसको जो म्यूकस को है अलोंग विद द एयर पार्टिकल्स, अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल्स, इनको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं बेटा? बाहर निकाल देते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। एक काम क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है। दूसरा क्या होता है बेटा, हमारे नाक में कुछ एक कॉन्कास प्रेजेंट होती है, रिजिस, प्रोमिनेंट रिजिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब हमारी एयर उनसे टकराती है, तो हमारी जो एयर है, टकराने की वजह से क्या होगा कि उनका जो टेम्परेचर है, तो वो लिटिल बिट थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो वो जो एयर होती है बेटा, हमारे जो पासेज होता है कहीं ना कहीं, ये जो सारा पासेज है, एयर पासेज है, वो एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाने के लिए हमारा हेल्प करता है। क्या करता है? वो जो एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेके आती है, जो एयर पासेज होता है सारा, वो हमारी एयर को, जिसको हम इनहेल करते हैं, उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेके आती है, ठीक है बेटा। ह्यूमिडिफाई भी करती है, उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई करती है, ठीक है, साथ में उसका टेम्परेचर सही करती है, ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट इज द, और एक्सचेंज पार्ट मैंने आपको बता दिया, जो एक्सचेंज पार्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर में, यहाँ पे बेटा थोरेसिक चैम्बर में लंग्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, एक एयर टाइट चैम्बर है बेटा। कहीं से भी क्या है, यहाँ से कहीं से एयर बाहर नहीं जाती, यहाँ पे एक पूरी की पूरी एयर भरी हुई है, एक एयर टाइट चैम्बर है। इसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकली, क्योंकि कोई भी इसकी ऐसी कोई ओपनिंग नहीं है जहाँ से वो एयर पास आउट कर सके, ठीक है बेटा। एनाटॉमिकली क्या है? एयर टाइट चैम्बर है, बंद एक चैम्बर है, बंद डिब्बा है ना, जिसमें एयर भर रखी है, विच इज, ठीक है। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum, laterally by the ribs and the lower side by the dome shaped diaphragm, ठीक है बेटा। The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, ठीक है। लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। Such arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, एक चीज तो सबसे पहले कि उन्होंने बताया रिब केज के बारे में, है ना बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हमारे लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। लंग्स ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल है, मैंने बोला अगर ब्रीदिंग रुक गई तो हम मर जाएंगे, ठीक है।
हार्ट इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ऑल टाइम सर्कुलेट करता है ब्लड को, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे हर पार्ट को बॉडी के, है ना। लंग्स तो ऑक्सीजन को ले ही रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा हार्ट। क्या कर रहा है? हार्ट। तो ये दोनों ऑर्गन हमारे इतने जरूरी है। अब जहां पे ये पड़े हुए हैं, ये कहाँ पड़े हुए हैं? थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी, ये जो थोरेसिक कैविटी हमारा पूरा थोरैक्स है, इसको क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर जो कैविटी है सारी क्या है? दिस इज थोरेसिक कैविटी। कौन सी है बेटा? थोरेसिक कैविटी। अब लंग्स के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है सारी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? पल्मोनरी कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा? पल्मोनरी कैविटी। लंग्स के अंदर जो कैविटी है दैट इज द पल्मोनरी कैविटी, एंड थोरैक्स के अंदर जो कैविटी है बेटा दैट इज द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे क्या पड़े हुए? लंग्स, ठीक है। अब लंग्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज दिस स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज दिस स्पेस बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। क्या बोलेंगे इसको? मीडियास्टिनम। क्या बोलेंगे बेटा? मीडियास्टिनम। अब ये जो स्पेस है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट, ठीक है। अब इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो कुछ तो ऐसा होगा कि जो इनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। क्या ऐसा है जो इनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है? तो हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रिब केज। क्या बोलेंगे इसको? रिब केज। क्या बोलेंगे बेटा? रिब केज। रिब केज का मतलब है कि हमारे लंग्स के आगे भी, पीछे भी, साइड में भी, नीचे भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। लंग्स और हार्ट को क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ बेटा, यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट साइड पे हमारे एक फ्लैट बोन लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द स्टर्नम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्टर्नम, जो कि हमारे एंटीरियर साइड पे लंग्स के आगे आगे प्रेजेंट है। इसके साथ बेटा रिब्स अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? रिब्स अटैच्ड है। बोन्स अटैच्ड है, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं बेटा। हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, एक वर्टिब्रल कॉलम, बोन्स प्रेजेंट है, दैट इज अ वर्टिब्रल कॉलम। पीछे जाके रिब्स उन वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं। क्या करती है बेटा? पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही है, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, आगे स्टर्नम प्रेजेंट है, साइड में हमारे डिप्स प्रेजेंट है, और नीचे हमारे पास बेटा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मस्कुलर ऑर्गन है। दिस इज कॉल्ड एज डायाफ्रम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डायाफ्रम बोलते हैं। किन मसल्स का बना होता है? दैट इज मेड ऑफ फ्रेनिक मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? फ्रेनिक मसल्स का बना होता है। ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं, रिब्स कहाँ प्रेजेंट, स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट है बेटा? हमारे एंटीरियर साइड पे। वर्टिब्रल कॉलम हमारे डॉर्सल साइड पे, ठीक है, डॉर्सल। वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है? दैट इज sternum, एंड डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है? वी हैव आर वर्टिब्रल कॉलम एट द डॉर्सल साइड एंड द रिब्स ऑन द इधर साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमारे जो ऑपोजिट साइड पे क्या प्रेजेंट है? हमारे पास रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, वी हैव, ओके, वी हैव द रिब्स एट आर लेटरल साइड, ठीक है। लेटरल साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारी रिब्स प्रेजेंट है, जो लेटरल साइड से को प्रोटेक्ट करके रख रही है। और हमारे पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर साइड बेटा, नीचे वाला। ये अगर एंटीरियर है तो दिस इज इन एनसीईआरटी वी आर कंसीडरिंग दिस एंटीरियर पार्ट, एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यू कैन ऑल्सो से द इंफीरियर पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? दैट इज muscular structure which is called as diaphragm, which is made up of phrenic muscles। किनका बना होता है बेटा? phrenic muscles का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट है। तो ये सारा क्या कर रहा है बेटा? ये हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, पल्मोनरी कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे जाके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, हम सांस कैसे ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। किस मैकेनिज्म से जो एयर है वो अंदर जा रही है, ठीक है, और उसको बाहर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। वी कैन वी आर एबल टू एक्सेल एंड वी आर एबल टू इनहेल, है ना। व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? we'll study it later, but first of all you have to know about one thing, that if the thoracic cavity increasing, ठीक है बेटा, if the thoracic cavity is increasing, then automatically thoracic cavity, or you can say the volume of thoracic cavity is increasing. If the volume of thoracic cavity is increasing, ठीक है,
तो बेटा ऑटोमेटिकली द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। पल्मोनरी कैविटी का हमारा वॉल्यूम भी साथ साथ में क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इफ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और अगर वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हो रहा है तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दैट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन के अंडर कौन कौन से स्टेप आएंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया हुआ, लेकिन स्पेशली मैं उसको आपको पढ़ाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। किसमें पढ़ाऊंगी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उससे पहले आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ इसके बारे में, दैट इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एयर ट्रांसपोर्ट एयर एटमॉस्फेरिक इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे थ्रू एल्वियोलर एयर। ठीक है, एल्वियोलाई के थ्रू ही उसको ऑक्सीजन को लिया जाता है और वहीं से हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, एक्सेल किया जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन अगर बेटा अंदर जा रही है तो वहां पे एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, उनके मेम्ब्रेन्स के थ्रू। जैसे ये एल्वियोलाई बेटा, उसके में, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन के थ्रू ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारे टिश्यूज को, एल्वियोलाई के थ्रू टिश्यूज को जा रही है। ठीक है, वो ब्लड लेके जा रहा है हमसे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है एल्वियोलाई से और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी जा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा जब ब्रीदिंग होगी। ब्रीदिंग के बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है तो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। हमारा ब्लड है वो जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस दे रहा है, बस का काम कर रहा है, जो कि हमारा ब्लड काम कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ठीक है, एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज होने के बाद ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो सवारी बैठ गई है बस में। ठीक है, कौन सी बस में बैठी, ब्लड में, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड करेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड कहाँ तक लेके जाएगा हमारा बेटा, टिश्यूज तक लेके जाएगा। ठीक है, कहाँ तक लेके जाएगा, टिश्यूज तक लेके जाएगा। टिश्यूज तक लेके जाके वहां पे ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देगा और वहां से क्या रिसीव कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके एल्वेलाई के पास जाएगा, वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। फिर ऑक्सीजन लेके वापस टिश्यूज तक आएगा, वहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा इसका लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो डिफ्यूजन हुआ, जो ऑक्सीजन आई, तो ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा बेटा, निकाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको सिंपल डायग्राम से एक बार बता दूं कि ये जो हमारे लंग्स है, ठीक है बेटा, एल्वोलाई है ना, मान लो एल्वोलाई से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारी ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तो ब्लड क्या कर रहा है, क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, टिश्यू प्रेजेंट है बेटा। क्या है हमारे पास, टिश्यू प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन को एल्वोलाई से ब्लड में भेज रहे हैं। ठीक है बेटा, भेजी जा रही है। साथ में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से क्या कर रहे हैं, एल्वोलाई में वापस भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एल्वोलाई में वापस भेज रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन इसने रिसीव कर ली। रिसीव करके क्या करेगा बेटा, ये कहाँ तक लेके जाएगा, हमारे टिश्यूज तक। कहाँ तक लेके जाएगा बेटा, ये टिश्यूज तक लेके जाएगा। इस पेन से बना देती हूँ आपको। कहाँ तक लेके जाएगा, टिश्यूज तक लेके जाएगा। टिश्यूज ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, साथ में बेटा रिलीज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करेंगे यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, एल्विलाई में। एल्विलाई में वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेगा, साथ में क्या रिसीव करेगा, ऑक्सीजन को फिर से रिसीव कर लेगा। तो ऐसे इसका साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये इसका एक स्टेप है जो आपको मैंने एक बार पढ़ा दिया हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ तक बेटा मेरा ये लेक्चर था। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज 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 मेरे लेक्चर को लाइक एंड मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर आगे जाके भी चाहिए होंगे
तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? और आपको क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़ नहीं लगी, आप वो भी चीज़ें मुझे बता सको कि इसके साथ मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तो यहीं तक था हमारा लेक्चर, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं बेटा। तो यहाँ तक ये हमारा पहला लेक्चर है जो समाप्त होता है।